हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 रेट्रीब्यूशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर का। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रॉम 1919 टू 1947। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में जो कि 1919 से लेकर 1947 तक के बीच में हुए थे, और 1947 के बाद जो हमारा देश था वो आज़ाद हो गया था। तो सबसे पहला जो मूवमेंट था पॉलिटिकल वो था रॉलेट एक्ट। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी गेव द एश्योरेंस, उन्होंने एश्योरेंस दिया था इंडियंस को, उन्होंने वादा किया था इंडियंस से कि वो उनको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। बट द रिफॉर्म्स मेड आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, लेकिन वॉर के बाद जो रिफॉर्म्स हुए थे उससे जो लोग थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे, यानी कि असंतुष्ट थे। एंड रेदर ऑन द कॉन्ट्रेरी, वहीं उसके विपरीत, कॉन्ट्रेरी मतलब होता है विपरीत, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिग्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस एंड अदर एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स वर इंट्रोड्यूस। वहीं उसके विपरीत इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने वादा किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो बेनिफिट्स देंगे इंडियंस को, लेकिन उसके विपरीत इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, यानी आर्थिक शोषण, रिग्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए, और भी कई एक्सप्लॉयटेटिव शोषण करने वाले जो तरीके थे उनको इंट्रोड्यूस किया गया। द इंडियन पीपल वर स्टैंडिंग फर्मली इन अपोजिशंस ऑफ द ब्रिटिशर्स, और जो इंडियन पीपल थे वो ब्रिटिशर्स के बिल्कुल विरोध में आ गए। द गवर्नमेंट फियर अ कॉन्स्पिरेसी एंड फाइनली इट फॉर्म अ कमिटी, और जो गवर्नमेंट थी उनको डर था षड्यंत्र का, और फाइनली उन्होंने एक कमेटी बनाई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी रॉलेट। ये रॉलेट एक्ट के बारे में है कि गवर्नमेंट ने डरकर, कॉन्स्पिरेसी से डरकर एक कमेटी बनाई जिनके चेयरमैन थे सिडनी रॉलेट। इन्हीं के नाम से रॉलेट एक्ट पड़ा है। इन 1917 के अंदर अ बिल फॉर्म्ड बाय दिस कमेटी, और इस कमेटी ने एक बिल बनाया और उसको पास किया लेजिस्लेचर के अंदर 19 मार्च 1919। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1919 केवल आपको मार्च ऐड करना है। तो 19 मार्च 1919 के अंदर इस कमेटी ने एक बिल पास किया लेजिस्लेचर के अंदर। अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर एनी पर्सन कुड बी अरेस्टेड, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, शक के बिहाफ पर। सच अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति वुड हैव नो अपीलेंट, ना तो वो अपील कर सकता है ना वो दलील कर सकता है। आर्ग्यूमेंट मतलब दलील करना, और लीगल एड, और न ही वो वकील कर सकता है। तो इसको आप समझने के लिए याद कर सकते हैं, ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना दलील और ना वकील। तो मतलब ये तीनों ही, किसी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया जा सकता था, और वो न तो अपील कर सकता था, न दलील कर सकता था, और न ही वकील कर सकता था, यानी कि उसको किसी प्रकार के लीगल एड की राइट्स भी नहीं दिए गए थे। और इस एक्ट को ब्लैक लॉ के नाम से जाना गया, काला कानून। तो ये था रॉलेट एक्ट के बारे में। तो आप क्या इसमें लिखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में कि रॉलेट एक्ट को बनाया था सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप के अंदर कमेटी ने, और इस कमेटी को बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फियर अ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के डर से। और इस एक्ट के तहत, और ये जो रॉलेट कमेटी ने जो 1919 के अंदर पास किया गया था, और 1917 के अंदर तो कमेटी को बनाया गया था सिडनी रॉलेट की चेयरमैनशिप के अंदर। और इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के बिहाफ पर, डाउट के बिहाफ पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसके बाद वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट किया गया है, वो ना तो अपील कर सकता है, ना ही आर्ग्यूमेंट दलील कर सकता है, और ना ही उनको लीगल राइट्स मिले हैं, यानी कि नहीं ही वो वकील कर सकता है। और इसको काले कानून के नाम से
जाना गया, ब्लैक लॉ। देन रोलेक्ट एक्ट के बाद आया जलियांवाला बाग मसाक्रे ऑन 13 अप्रैल 1919। मसाक्रे मतलब होता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार देना, वो मसाक्रे कहा जाता है। ऑन 13 अप्रैल 1919, ये डेट इम्पॉर्टेंट डेट है, जलियांवाला बाग की डेट, जब ये घटना घटी थी। तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर एक असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी जलियांवाले बाग के अंदर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ इन्होंने एक असेंबली, एक सभा रखी थी जलियांवाले बाग में, जिसके अंदर वुमेन, मैन, चिल्ड्रन गैदर इन दिस असेंबलीज में इकट्ठे हुए थे। ब्रिटिश जनरल डायर एंटर इनटू द असेंबली। ये असेंबली के अंदर एंटर हुए और उन्होंने ऑर्डर दिया ओपन फायर करने का ऑन द पब्लिक। फायरिंग कंटिन्यूड, जो फायरिंग थी वो लगातार तब तक चलती रही जब तक कि कार्ट्रिज ख़त्म ना हो गए, गोलियां ख़त्म ना हो गई हों। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग 379 लोग मारे गए, लेकिन जो कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने दावा किया था कि जो लोग हैं वो 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग के अंदर इसमें इन्होंने ही बताया है, लेकिन एक्चुअल में जलियांवाला बाग जो था वो पंजाब में अमृतसर जगह पर, और पंजाब के अंदर एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर मेला लगा हुआ था जलियांवाला बाग के अंदर, और उस कर्फ्यू लगा हुआ था। उस समय वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ था, और जो लोग थे उनको पता नहीं था, क्योंकि वो गांव बहुत दूर था शहर से। तो लोग वहाँ मेला करने के लिए हार्वेस्ट के बाद, कटाई करने के बाद जब वो लोग वहाँ पहुँचे मेला करने के लिए, तो वहाँ जो नेता लोग थे वो भी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये सोचा था कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पर हम एक साथ मिलकर, और जो रोलेक्ट एक्ट है उसके खिलाफ हम लोग आगे क्या करना है और उसके बारे में बातचीत करनी है। तो वो उन्होंने जलियांवाला बाग को उन्होंने जगह बनाई, लेकिन इसके बारे में जो जनरल डायर था उसको पता चल गया, और वो अपनी सेना के साथ वहाँ गया और उसने जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर लिया, और उसने ओपन फायरिंग करने का आदेश दिया, और जिससे कि जितने भी लोग थे उसके अंदर वो मारे गए, क्योंकि वो उसमें एक ही गेट था निकलने का, और वो भी बहुत पतला सा रास्ता था, लेकिन इन्होंने पूरा घेर लिया था और किसी को भी निकलने का कोई मौका नहीं दिया। तो ये तो थी जलियांवाला बाग की घटना। हम पढ़ते हैं नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। द खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई इंडियन। जो खिलाफत मूवमेंट है ये इंडियन मुस्लिम्स के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया गया था खलीफाओं के सम्मान में ऑफ टर्की। तो भारत के जो मुस्लिम्स थे इन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था खलीफा के सम्मान में ऑफ टर्की। द खलीफा ऑफ टर्की वॉज रिलीजियस चीफ, और जो खलीफा था टर्की का वो रिलीजियस चीफ था मुस्लिम सोसाइटी का। दिस मूवमेंट क्रिएटेड द एटमोसफियर, और ये जो मूवमेंट था इसने एक ऐसा एटमोसफियर क्रिएट किया नेशनल यूनिटी का इंडिया के अंदर। खिलाफत डे वॉज सेलिब्रेटेड इन द एंटायर, और जो खिलाफत डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है वॉज एंटायर द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर 19 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था एंड रिटर्न द ऑनर ऑफ केसरे हिंद। दिस मूवमेंट एंडेड, और ये जो मूवमेंट था ये खत्म हुआ 10 अगस्त 1920 को अलॉन्ग विद ट्रीटी ऑफ सेवरेज, और जो ट्रीटी हुई थी सेवरेज की तब ये मूवमेंट का एंड हुआ था 10 अगस्त 1920 को। अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ दिस ट्रीटी, और इस ट्रीटी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग टर्की वॉज डिवाइडेड, जो टर्की था वो बढ़ गया, उसको बांट दिया गया। कौन सी ट्रीटी है? ट्रीटी ऑफ सेवरेस, एंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ डेमोक्रेटिक नेशन, और एक डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में टर्की को
डिक्लेयर किया गया और जो खलीफा की पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये था नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो था गांधी जी का, और खिलाफत मूवमेंट था, ये दो भाई थे, नुसरत अली और शौकत अली, इंडियन मुस्लिम थे। इन्होंने खलीफा की सम्मान के लिए, जो खलीफा तो टर्की का, उसके सम्मान के लिए इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट। और ये खलीफा डे जो है, खिलाफत डे है, उसको सेलिब्रेट किया गया 19 अक्टूबर 1919 पूरे देश के अंदर। गांधी जी ने भी इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, ये सोचकर कि ये एक ऐसा मूवमेंट है जिससे कि हम मुसलमानों को भी अपने साथ ले सकते हैं और सारी कंट्री मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं। और जब वो वहाँ से आए तो उनको केसरे हिंद का ऑनर दिया गया, सम्मान दिया गया। और ये जो मूवमेंट था ये ख़त्म हुआ 10 अगस्त 1920 के अंदर। एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरस, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टर्की को डिवाइड कर दिया गया था और डिक्लेयर कर दिया गया था डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में, और जो पोस्ट थी खलीफा की उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये था खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी एंड शौकत अली और नुसरत अली, दो मुस्लिम ब्रदर्स थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1919 के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे कि नाम से पता चलता है कि नॉन मीन्स नहीं, कॉपरेशन मतलब कॉपरेट करना, तो यानी कि असहयोग आंदोलन, कि हमको ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग नहीं करना है। ये जो मूवमेंट था ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था क्योंकि वो बहुत दुखी थे रोलेट एक्ट वाली घटना से, जलियांवाले बाग की घटना से, और हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उससे, और पार्टीशन ऑफ टर्की से, और साथ ही में जो पोस्ट खलीफा की ख़त्म की थी उससे। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही थी इनसे जो गांधी जी थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और इसकी वजह से गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 के अंदर। में कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया नॉन कॉपरेशन का, विद द अनजस्ट गवर्नमेंट, और जो अन्यायपूर्ण सरकार है उसके खिलाफ। अंडर दिस रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन के अंदर देयर वाज अ प्रोविजन of resigning from the government title, renouncing the legislature, court, government, educational institutions, imported goods and not paying tax. इस रिजोल्यूशन के अंदर ये प्रावधान था कि जो भी गवर्नमेंट टाइटल्स दिए गए हैं या गवर्नमेंट पोस्ट है उनसे रिजाइन करना है, लेजिस्लेचर का बहिष्कार करना है, इसके अलावा कोर्ट और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनका भी बहिष्कार करना है, यानी कि उनको भी छोड़ देना है। इम्पोर्टेड गुड्स, और जो भी विदेशी माल है जो बाहर से मंगाया गया है उनका भी बहिष्कार करना है। एंड नॉट पेइंग टैक्स, और साथ ही में गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वहीं इसके विपरीत, पीपल हैड टू कीप दैमसेल्व इन डिसिप्लिन, जो लोग थे वो डिसिप्लिन में रहने लगे। नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अपना राष्ट्रीय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला गया, इस्टेब्लिश किया गया। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैड टू बी रिजॉल्व, उनके जो आपसी मतभेद थे उनको रिजॉल्व किया गया पंचायत के थ्रू, कोर्ट ना जा कर के पंचायत के थ्रू सॉल्व किया गया। क्लोथ जो थे, ऐसे क्लोथ जो कि हाथों के थ्रू बनाए जाते थे इंडियंस पीपल के, उनका यूज़ किया गया। इन 1921 में अराउंड 3000 लोग जो थे उनको जेल में डाल दिया गया। इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऐसे 30,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया, बंदी बना लिया गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ था हिस्ट्री के अंदर, इंडिया की हिस्ट्री में, व्हेन सो मैनी पीपल, जब बहुत सारे लोगों ने नेशनल फ्रीडम
के लिए यानी कि राष्ट्रीय आज़ादी के लिए एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया। स्टार्ट कर दी थी ऐसे लोगों पर जो शांतिपूर्वक तरीके से मार्च कर रहे थे। ये जगह थी चोरा चोरी नामक जगह, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और जब ये मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन जब मूवमेंट हो रहा था, जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था, पीक पर पहुंच गया था 5 फेब 1922 CE के अंदर, तो जो पुलिस थी उन्होंने अत्याचार किया, लाठी बरसाई। जो शांतिपूर्वक तरीके से मार्च करे थे जो लोग चोरा चोरी नामक जगह पर गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में। और इससे क्या हुआ कि जो पब्लिक थे जो जा रही थी, मार्च कर रही थी, पुट द पुलिस स्टेशन फायर, उससे लोग भड़क गए और उन्होंने वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी, जिसके अंदर 21 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर मारे गए। नोटिसिंग द मूवमेंट, और इस मूवमेंट को नोटिस करते हुए कि भाई इस मूवमेंट में क्या था, वायलेंस हो रही है, इस चीज़ को नोटिस करते हुए गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया ऑन 12 फेब 1922। तो अगर आपसे पूछा जाता है चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में, तो चोरा चोरी इंसिडेंट में बस आपको यही लिखना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 5 फेब 1922 के अंदर हुआ था। और इसके अंदर शांतिपूर्वक तरीके से जा रहे लोगों पर पुलिस ने जब डंडे बरसाए या अत्याचार किया, तो लोगों की जो भीड़ थी वो भड़क गई और उन्होंने जो चोरा चोरी नामक जगह पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो पुलिस स्टेशन था, पब्लिक ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कि 21 लोग मारे गए, 21 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर मारे गए, यानी 22 लोग मारे गए थे। और जब गांधी जी ने देखा कि इस मूवमेंट के अंदर वायलेंस हो रही है, तो गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि इस मूवमेंट को बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो बहुत से मेजर लीडर्स थे, मुख्य जो लीडर्स थे कंट्री के, वो सरप्राइज, उनको अचंभा हुआ बाय दिस डिसीजन टेकन बाय द गांधी जी, जो डिसीजन गांधी जी ने लिया था उससे, जिसमें थे सुभाष चंद्र बोस इंटरप्रेटेड दिस एज एक्सट्रीमली पेनफुल। इससे सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी दुख हुआ। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फॉर्म द स्वराज पार्टी, और जो मोतीलाल एंड चित्तरंजन दास थे, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम रखा इन्होंने स्वराज पार्टी, अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के बैनर में, थ्रू वे, जिससे कि वो पार्टिसिपेट कर सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एंड परफॉर्म द वर्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग, और जो गवर्नमेंट के काम है उसमें दखल अंदाजी करें। तो ये किसने बनाई थी? स्वराज पार्टी बनाई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, जिससे कि वो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सकें और गवर्नमेंट के काम में दखल अंदाजी कर सकें, रुकावट डाल सकें। तो ये तो था सारा आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर। इसमें चोरा चोरी इंसिडेंट भी आ गया आपका। देन फिर आता है साइमन कमीशन फॉर इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन गवर्नमेंट 1990। अब क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियन गवर्नमेंट के अंदर सुधार करने के लिए 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया 1927 में। तो इंडियन गवर्नमेंट में सुधार करने के लिए या उसको ध्यान रखने के लिए, उससे रिलेटेड काम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया 1927 में CE में, और ये कमीशन बना था सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप के अंदर। इसके अंदर 7 मेंबर्स थे। इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे, लेकिन एक भी इंडियन नहीं था। 7 मेंबर से बनी थी ये साइमन कमीशन, और इसके अंदर एक भी मेंबर नहीं था इंडियन। जब ये कमीशन बॉम्बे पहुंचा 3 फेब को 1928 में, तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। लाहौर के अंदर सबसे पहले इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय की लीडरशिप के अंदर। पुलिस चार्ज द प्रोटेस्टिंग पीपल, और जो पुलिस थी उसने डंडे बरसाए जो भी लोग
प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर। अननंबरेबल स्टिक्स यानी कि अनगिनत लाठियां बरसाई, जिसकी वजह से जो लाला लाजपत राय थे उनको गहरी चोटें लगी चेस्ट पर, और 1 महीने के अंदर उनकी मौत हो गई। दिस कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट, और ये जो कमीशन थी इसने अपनी रिपोर्ट दी 1930 के अंदर, इन विच देयर वॉज नो मेंशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलोनियल सेल्फ रूल, जिसके अंदर 1930 के अंदर, और जिसमें इंडिपेंडेंट कॉलोनियल सेल्फ रूल के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया था। तो ये था साइमन कमीशन। तो आपके समझ में आ गया, साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। ये सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप के अंदर इसको बनाया गया था 1927 के अंदर, और इसके अंदर ये इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के अंदर सुधार से रिलेटेड करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। और जब ये कमेटी जब ये पहुंचा बॉम्बे के अंदर 3 फरवरी 1928 में, तो लोगों ने इसका विरोध किया और नारे लगाए साइमन गो बैक के। इस तरह से इसका स्वागत किया गया। और लाहौर के अंदर सबसे पहले इसका विरोध किया गया था लाला लाजपत राय की लीडरशिप के अंदर। तो पुलिस ने लोगों पर लाठियां बरसाई अनकाउंटेबल, अननंबरेबल, जिससे कि लाला लाजपत राय की गहरी चोटें आईं चेस्ट पर, और इनकी 1 महीने के अंदर इनकी डेथ हो गई। साइमन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 के अंदर, और लेकिन इसके अंदर उन्होंने इंडिपेंडेंट कॉलोनियल सेल्फ रूल के बारे में कुछ भी नहीं दिया था। तो ये था साइमन कमीशन। देन आता है फिर आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लाहौर सेशन, इन द लाहौर सेशन, ये जो लाहौर सेशन हुआ था ये 30 दिसंबर 1929 को हुआ था। द कांग्रेस पास्ड रिसोल्यूशन, कांग्रेस ने एक रिसोल्यूशन पास किया ऑफ कंप्लीट स्वराज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय, यानी कि विनय के साथ आज्ञा का पालन नहीं करना, इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। तो ये लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था 30 दिसंबर 1929 से, के अंदर कांग्रेस ने एक रिसोल्यूशन पास किया था, ये पूर्ण स्वराज का रिसोल्यूशन, कंप्लीट हमें स्वराज चाहिए, और अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कंप्लीट स्वराज के गांधी जी अपने 78 कंपेनियन के साथ उन्होंने पद यात्रा शुरू की। ये पद यात्रा उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू करके और गुजरात के अंदर एक छोटा सा गांव है डांडी, वहां तक की थी। और ये गांव समुद्र के किनारे पर है, और ये साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर ये लोग पैदल गए थे। सबसे पहले जब गांधी जी ने स्टार्ट की थी यात्रा तो 78 कंपेनियंस थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे लोग गांधी जी से जुड़ते चले गए। ऑन 6 अप्रैल 1930 में जब ये डांडी पहुँचे और वहाँ जाके इन्होंने ब्रिटिश लॉ को तोड़ दिया। और उस समय ब्रिटिश लॉ में के अकॉर्डिंग जो नमक बनाने का कानून था वो केवल ब्रिटिशर्स का था, और नमक कानून को गांधी जी ने नमक बनाकर तोड़ दिया। सो इस मूवमेंट से गांधी जी ने लोगों से गुजारिश की कि भाई आप लोग अपना नमक बना सकते हैं बिना किसी अथॉरिटी के। ही अब द वुमेन टू परफॉर्म पिक्टिंग, उन्होंने औरतों से कहा कि पिक्टिंग धरना कीजिए इन फ्रंट ऑफ लिक्विड शॉप, जहाँ भी जो भी शराब के ठेके वगैरह हैं वहाँ पे, ओपियम आउटलेट शॉप्स विच सोल्ड इम्पोर्टेड गुड्स, और ऐसी जगह जहाँ पर कि ओपियम अफीम वगैरह है ऐसी शॉप, और साथ में विच सोल्ड इम्पोर्टेड गुड्स, जो कि इम्पोर्टेड गुड्स को बेचने का काम करते हैं। ही ऑल्सो आस्क्ड पीपल, इन्होंने लोगों से कहा कि जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको आग लगा दी जाए। टू स्पिन व्हील, चरखा, और चरखा चलाया जाए। रिमेन्स अवे फ्रॉम अनटचेबिलिटी, छूआछूत से दूर रहा जाए। तो ये गांधी जी ने कहा था। और ये आ गया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो आप सॉल्ट लॉ के नाम से भी इसको याद कर सकते हो।
क्योंकि सॉल्ट लॉ मतलब नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, तो सिविल डिसोबीडियंस हो गया ये। आग स्टूडेंट, गांधी जी ने स्टूडेंट से कहा कि गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ दो, कॉलेजेस को छोड़ दो। अब द गवर्नमेंट, और उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कहा कि अपनी अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दो। दिस मूवमेंट स्प्रेड रैपिडली, और ये जो मूवमेंट था बहुत तेज़ी से पूरी कंट्री में फैलने लगा। पीपल अक्रॉस द एंटायर नेशन, जो लोग थे पूरे राष्ट्र के अंदर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया स्ट्राइक्स के अंदर, कंपेन्स एंड बाय कटिंग द इम्पोर्टेड गुड्स। इन सब चीज़ों में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा अ यूनिक फीचर ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का जो यूनिक फीचर था वो ये था कि औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर्स में, यानी बड़ी मात्रा के अंदर जो औरतें थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इन अ शॉर्ट पीरियड के अंदर 30,000 पीपल्स वर इम्प्रिजन एंड पुट इनटू जेल। 30,000 लोग थे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ऑन 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये पैक्ट हुआ था। पैक्ट में होता संधि हुई थी, टुक प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। तो गवर्नमेंट में लॉर्ड इरविन आ गए और कांग्रेस में आपके गांधी जी आ गए। द वाइसरॉय डिक्लेयर्ड दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज टू गिव डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ने डिक्लेयर किया कि जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ऑफ इंडिया की, ये गिव अ डोमिनेंट स्टेटस, और ये डोमिनेंट स्टेटस दिया जाता है इंडिया को। गांधी जी पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल के अंदर पार्टिसिपेट किया, विच वॉज कॉल्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। वहाँ से ये गांधी जी थे वो अनसेटिस्फाइड वापस आ गए, और यहाँ आकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस स्टार्ट किया 1932 CE में। इन 1933 के अंदर इट वॉज हेल्ड इन लंदन, जो कि लंदन में हुई। गांधी जी एक्सेप्टेड द फेलियर ऑफ हिज मूवमेंट, और गांधी जी ने ये एक्सेप्ट किया कि जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था वो फेल हो गया है, एंड रिज़ाइन, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस के मेंबरशिप से। तो ये था आपका गांधी इरविन पैक्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर बाद में आया गांधी जी पैक्ट आया, गांधी इरविन पैक्ट आया। इसमें बस आपको याद करना है कि किस किस के बीच में ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था और रिजल्ट इसका क्या निकला। देन फिर आता है आपका पर्सनल सत्याग्रह। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज हैड स्टार्टेड, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया। स्ट्राइक्स एंड कैंपेन्स वर टेकिंग प्लेस इन द एंटायर कंट्री, और पूरे कंट्री के अंदर स्ट्राइक्स और कैंपेन चलाए जा रहे थे। अपोज इंडियाज इंक्लूजन इन वॉर, और विरोध किया जा रहा था कि जो इंडिया है वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एट दैट टाइम महात्मा गांधी प्रपोज टू परफॉर्म पर्सनल सत्याग्रह। उस समय गांधी जी ने प्रपोजल दिया टू परफॉर्म पर्सनल सत्याग्रह की अपना सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। ऑन पर्सनल सत्याग्रह करेंगे इंस्टेड ऑफ सत्याग्रह। सबके साथ मिलकर सत्याग्रह न करके पर्सनल सत्याग्रह होगा, जिसके जो कि एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने। ऑन 17 अक्टूबर 1940 CE में कांग्रेस स्टार्टेड अ पर्सनल सत्याग्रह। कांग्रेस ने पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया, एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट सत्याग्रह सेलेक्टेड बाय गांधी जी, और ये डिक्लेयर किया गया कि जो
सत्याग्रही हैं उनको गांधी जी को सेलेक्ट करेंगे, वेल प्रोसीड टुवर्ड द प्लेस पब्लिक प्लेस, और फिर वो पब्लिक प्लेस पर जाएंगे एक एक करके, गिव स्पीचेस और वहाँ जाके भाषण देंगे अगेंस्ट द वॉर, वॉर के खिलाफ, एंड गेट अरेस्टेड और अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। विनोबा भावे ये पहले व्यक्ति थे जिनको कि सजा सुनाई गई, who was sentenced और टू द 3 month, इनको सजा सुनाई गई 3 महीने के लिए जेल की। देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सेकंड व्यक्ति थे जिन्होंने कि पर्सनल सत्याग्रह किया। थर्ड जो सत्याग्रही थे वो थे ब्रह्मदत्त, और 30,000 लोगों ने, इनके अलावा 30,000 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी पर्सनल सत्याग्रह में। तो ये था आपका व्यक्तिगत या पर्सनल सत्याग्रह। कि गांधी जी ने इसमें सजेशन दिया था कि सबको अपने आप करना, और गांधी जी ही डिसाइड करते थे कि कौन सा व्यक्ति है जो स्पीच देने जाएगा, और वहाँ जाके सबको अपने अपने विचार रखने थे पब्लिक प्लेस पर जाकर। और सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, देन उसके बाद ब्रह्मदत्त थर्ड सत्याग्रही थे, और उसके बाद 30,000 लोगों ने अपनी अपनी गिरफ्तारी दिलाई पर्सनल सत्याग्रह के रूप में। अब आया आपका लास्ट जो मूवमेंट था वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह ऑन इंडिया, क्रिप्स मिशन के फेल होना या जापानीज अटैक होना इंडिया पर, डिसीजन ऑफ द कांग्रेस कमिटी टेकन इन वर्धा कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 14 जुलाई 1942। एक डिसीजन लिया गया कांग्रेस कमेटी के थ्रू वर्धा कांग्रेस सेशन में 14 जुलाई 1942 में। गांधी जी ने प्रपोजल दिया। क्विट इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और क्विट इंडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीज़ के थ्रू। इसकी मीटिंग्स के अंदर जो कि बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 में हुई थी, और इसके अंदर जो गांधी जी थे उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। ये गांधी जी के वर्ड्स है। गांधी जी सेड, आई एम गिविंग अ शॉर्ट मंत्र टू ऑल ऑफ यू, डू और डाई। और उनका मंत्र था करो या मरो, या तो आज़ादी के लिए लड़ो और नहीं मिले तो मरो। तो ये गांधी जी का मंत्र था। वी ऑल विल आइदर गेट, या तो हम इंडिया को आज़ाद करा लेंगे या आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे देंगे, बट वी विल नॉट रिमेन अलाइव, लेकिन अब हम गुलाम बनकर नहीं जिएंगे। इवन बिफोर, ये थे वर्ड्स। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी वॉज अरेस्टेड, इनको शाम के टाइम गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, और भी कई सेवरल कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस वॉज डिक्लेयर टू बी इलीगल एसोसिएशन, और कांग्रेस को इलीगल एसोसिएशन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। नो फिक्स प्लान वॉज मेड, कोई भी एक फिक्स प्लान नहीं था। कॉन्टेक्स्ट इन दिस मूवमेंट वॉज डिसाइडेड टू बी, और क्योंकि कोई भी एक फिक्स प्लान नहीं था, इस वजह से ये जो मूवमेंट था इसमें डिसाइड किया गया कि शांतिपूर्वक तरीके से स्ट्राइक की जाएगी, कंडक्ट पब्लिक असेंबलीज की जाएंगी, और लैंड रेवेन्यू पे करने को रिफ्यूज़ किया जाएगा, यानी मना किया जाएगा। नॉन कॉपरेट विद गवर्नमेंट के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं होगा। गांधी जी कॉल्ड दिस मूवमेंट, और गांधी जी ने फाइनल इस मूवमेंट को कहा कि ये जो मूवमेंट है वो फाइनल स्ट्रगल है, यानी आखिरी संघर्ष है, और इसके बाद या तो हमें आज़ादी मिल जाएगी या हम इसके लिए अपनी जान दे देंगे। देयरफॉर पब्लिक रिएक्ट्स इन दिस वे, और इसी वजह से जो लोग थे उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया। शुरू से इन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सेल्फ एक्टिवेटेड मोटिव अरोज इन द एंटायर नेशन, जो मूवमेंट था वो अरोज होना स्टार्ट हो गया एंटायर नेशन के अंदर। स्ट्राइक्स एंड रिफ्यूजल्स, और जो स्ट्राइक्स एंड रिफ्यूजल्स थे
रिफ्यूजल्स टू परफॉर्म द वर्क टू प्लेस इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जाने से मना कर दिया गया। पुलिस स्टेशंस, ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन के अंदर या पोस्ट ऑफिसेस के अंदर, रेलवे स्टेशंस, इन पर आक्रमण किया गया। मोस्ट ऑफ द लीडर्स, ज़्यादा जो लीडर्स थे कांग्रेस सोसाइटी पार्टी के, मैनेज टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को जैसे तैसे उन्होंने बचाया। अरेस्ट होने से। दीज लीडर्स रिमेन अंडरग्राउंड, और ये जो लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए। एंड कंटिन्यू द मूवमेंट, और मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट रखा। अमंग सच लीडर्स, और ऐसे लीडर्स में आते हैं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत्य पटवर्धन, रामानंद मिश्र एंड SM जोशी। ये कुछ प्रमुख नेता थे। जयप्रकाश नारायण ने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। जयप्रकाश नारायण इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया इस मूवमेंट के अंदर। और अरुणा असफ अली लेड दिस मूवमेंट सक्सेसफुल इन बॉम्बे, और अरुणा असफ अली ने इस मूवमेंट को सफल बनाया बॉम्बे के अंदर। द रिवोल्यूशनरीज ऑफ दिस मूवमेंट, और जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे इस मूवमेंट के, ऑल्सो रिमेन सक्सेसफुल, ये भी सक्सेसफुल हुए सक्सेसफुल इन फॉर्मिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट एट वेरियस फेजेस। एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाई वेरियस फेजेस पर, सिटीज, टाउन एंड विलेजेस के अंदर। दिस मूवमेंट वॉज क्रश्ड, और बाद में इस मूवमेंट को क्रश कर दिया गया। ड्यूरिंग फायरिंग इन दिस मूवमेंट, और इस मूवमेंट के अंदर फायरिंग हुई, इस दौरान लगभग 10,000 लोग मारे गए। द रिवोल्टिंग विलेज, और जो गांव जिन्होंने विद्रोह किए थे, हैड टू पे अ लार्ज अमाउंट इन फॉर्म ऑफ फाइन, और ऐसे गाँवों को जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर फाइन पे करना पड़ा, और वो फाइन था मोर देन ऑफ द वायलेंस विच टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जो कि इस मूवमेंट के दौरान हुआ था। ये सारी जो ये जितने भी घटनाक्रम हुआ था उसके लिए गांधी जी को जिम्मेवार ठहराया गया था, कि गांधी जी की वजह से ये सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। दिस मूवमेंट पे द पाथ, और ये जो मूवमेंट था उसने एक रास्ता बनाया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए। इट इन्फर्स द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी, और इसने ब्रेवरी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, सेक्रीफाइस फॉर द नेशन अमंग द इंडियंस, और ये सारे इन्होंने इट इन्फर्स द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी। और ये जो मूवमेंट्स थे, इन्होंने एक आत्मा के अंदर एक बहादुरी, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ और सेक्रीफाइसेस, संघर्ष करने की जो भावना थी वो राष्ट्र में भर दी। राष्ट्र के जो नागरिक हैं इंडियंस, उनके अंदर उसके अंदर भर दी। अ न्यू जनरेशन ऑफ लीडरशिप एमर्ज इन कंट्री, और एक नए प्रकार की जो जनरेशन थी वो एमर्ज हुई कंट्री के अंदर, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द स्ट्रेंथ एंड पावर, जो स्ट्रेंथ एंड पावर थी वो रेजिस्ट हो गई कॉलोनियल रूल, power resist to the colonial rule increased among the people. कॉलोनियल रूल के पास जो पावर थी वो रेजिस्ट हो गई और इंक्रीज्ड अमंग द पीपल, और लोगों के बीच में ये बढ़ी। नाउ इंडिया डिमांडेड, अब जो